गुड आफ्टरनून बच्चों। सीएमए फाउंडेशन के अंदर आज मेरा पहला लेक्चर है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हमारा सब्जेक्ट है। आज का जो सेशन होगा हमारा वो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और आपने जो 11-12 के अंदर जो लर्न किया हुआ है वो किस तरीके से लर्न किया हुआ है, प्रोफेशनल लेवल में जब आप एंट्री लेते हैं तो किस तरीके से लर्न किया जाएगा, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ कन्वेंशंस, कुछ प्रिंसिपल्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। यस बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हैं। यस बताइए। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का डेफिनेशन 11th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो उसकी टेक्स्ट बुक में एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। ऐसा डेफिनेशन दिया हुआ है। यस, गुजराती में ऐसा लिखा हुआ है, धंधाना आर्थिक व्यवहारों ने ચોપડે નોંધવાની કળા એટલે નામું, ठीक है। सो ऐसा डेफिनेशन दिया हुआ है, बट ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, सही बात है, बट सिर्फ ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस को रिकॉर्ड करना ये इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वही सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कितने नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अपने बिन धंधादारी संस्था कहिए, ठीक है, नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सर्टन गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, वो सब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं। आप अगर कोई ट्रस्ट के अंदर जाओगे तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जरूर रखता है, ठीक है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस है, वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं या तो उन्हीं को ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अगर मैं लीगल प्रोविजंस की बात करूं तो जो ट्रस्ट से रिलेटेड एक्ट है उसके अंदर तो ऐसा स्पेसिफाई किया गया है कि ट्रस्ट के पास जितना भी फंड्स आता है और जितना भी फंड्स वो यूटिलाइज करता है वो सबका उसे डिटेल में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए और वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी करवाना चाहिए। दैट मींस उसका एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कि भाई ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो माइंड में सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दीजिए कि सिर्फ बिजनेसमैन या तो जो कॉमर्शियल एंटिटीज है वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं, ऐसा नहीं है। जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन लोगों के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है और उन्हें रखना पड़ता है क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स है, और लीगल रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिएगा कि कोई चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 50 लाख रुपए का डोनेशन देता हूं, ठीक है। तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा कि मैंने जो 50 लाख चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया हुआ है क्या वो सही में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया है, तो क्या वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसा यूज कर रहे हैं, क्या उनको वो किताबें या तो एजुकेशन के लिए जो और मटेरियल्स चाहिए, जो ड्रेस चाहिए, बैग्स चाहिए, जो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, क्या वो सब वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके अंदर मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप क्लैरिटी के साथ याद रखिए। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था वो इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। तो अकाउंटिंग का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं गुजराती में बोलूं तो नामू अने नामा पद्धति ए बेमा शू डिफरेंस है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वो दोनों में क्या डिफरेंस है। और अकाउंटेंट के बारे में कुछ लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है।
मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैंने जब सीए स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ लोग ऐसा पूछते थे कि आप सीए होने के बाद अकाउंट लिखने के लिए जाएंगे नहीं, ठीक है। वो अकाउंट लिखने का जो काम करते हैं उसको वो लोग अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है। बट अकाउंटेंट का मीनिंग बहुत वाइडर है, ठीक है। जो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बुक कीपर्स कहते हैं, ठीक है। बट बुक कीपर्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए लोग क्या कहते हैं, उसे अकाउंटेंट कह देते हैं। अदरवाइज जो अकाउंटेंट वर्ड है वो अकाउंटेंट वर्ड का टेक्निकल मीनिंग आप देखोगे तो काफी डिटेल में जो नॉलेज रखता है पर्सन, ठीक है, उसे आप अकाउंटेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसका भी एक टेक्निकल मीनिंग है, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। हम हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो दोनों में क्या डिफरेंस है हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। अकाउंट्स का हिस्ट्री भी आपको मालूम है। अकाउंटिंग, ये जो मॉडर्न अकाउंटिंग है उसके फादर का नाम लुका पैसियोली है, ऐसा बताया जाता है, समझ में आया। और 14th सेंचुरी के अंदर उसने एक बुक लिखी थी और उसने उस बुक के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को क्या किया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ऐसा हम सब लोगों ने क्या किया है, पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओरिजिनली वो मैथमेटिशियन था, ओरिजिनली लुका पैसियोली क्या था, मैथमेटिशियन था। और वो मैथमेटिशियन ने क्या किया था, डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम, द्विनोदी नामा पद्धति, ठीक है। बट इंडिया के अंदर ट्रेडिशन किसका था, देसी नामा सिस्टम, ठीक है। वो देसी नामा सिस्टम भी क्या करता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इफेक्ट वो भी कंसिडर करता है, ठीक है। इंडिया में जो ट्रेडिशन था वो क्या था, देसी नामा सिस्टम, जिसको बोला जाता है रोजमेड, रोकड़मेड, ठीक है। जो रेड कलर की किताब है जो आज की तारीख में कुछ बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो इंडियन ट्रेडिशन था। डबल एंट्री सिस्टम आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लुका पैसियोली ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो आज की तारीख में मॉडर्न डेज के अंदर अप्लाई होता है। जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। जो देसी नामा सिस्टम है उसका मॉडर्नाइज रूप हम डबल एंट्री सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, नामू और नामा पद्धति, वो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आप मुझे बताइए। आज जो भी डिस्कशन हमारा होगा वो इंटरएक्टिव रहेगा। आपने क्या लर्न किया हुआ है, ठीक है, वो हम टेस्ट करेंगे। लर्निंग के साथ साथ जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो 11th स्टैंडर्ड आपका कॉमर्स का शुरुआत, उसमें भी अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन दिया हुआ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस, बट वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो सही डेफिनेशन क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। यस, क्या आप हाईलाइट करेंगे। यस, बोलो बेटा। कीपिंग यानी जो रेगुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका अकाउंटिंग में समराइजिंग क्लासिफाइंग फाइनेंशियल पोजीशन बदल सकते हैं। ओके, चलिए, अब ये जो चीज आपने बताई है, अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है आपने, ठीक है, उसको मैं थोड़ा एलोबरेट कर देता हूं, ठीक है। बुक कीपिंग, उसका मीनिंग होता है नामू गुजराती के अंदर, एंड अकाउंटिंग दैट मीन्स नामा पद्धति, ठीक है। तो जो गुजराती मीडियम वाले हैं उनको भी क्लैरिटी हो जाए, बुक कीपिंग એટલે નામું, अकाउंटिंग એટલે नामा पद्धति, ठीक है। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज होता है। क्या होता है, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज होता है। यानी रिकॉर्डिंग फेज क्या होता है, आपका जर्नल होता है, ठीक है। और जो अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, ये तीनों चीज कवर किया जाता है। यानी जो जर्नल में लिखा हुआ है उसके ऊपर से लेजर के अंदर पोस्टिंग करना, वो लेजर के ऊपर से ट्रायल बैलेंस बनाना, और वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर से एनुअल अकाउंट्स बनाना। समझ में आया। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो शुरू कहां से होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, वहां से उसका शुरुआत होता है। और ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कहां पे होता है, जब एनुअल अकाउंट्स बनता है तब, वार्षिक हिसाबो जेने कहेवाय, गुजराती में શું કહેવાય, वार्षिक हिसाबो, ठीक है। जब एनुअल अकाउंट्स बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, तब अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म होता है, ठीक है। तो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो जो बुक कीपिंग है वो रिकॉर्डिंग फेज है, जबकि अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी आएगा,
एंड समराइजेशन भी आएगा। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, समराइज रिकॉर्ड। क्या है, समराइज रिकॉर्ड। पूरे साल में लेजर के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किया हुआ है जर्नल के ऊपर से, वो लेजर का हम बैलेंस निकालते हैं। समझ में आया? सपोज आप ऐसा समझिएगा कि क्रेडिटर का अकाउंट है, तो क्रेडिटर के अकाउंट में पूरे साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन्स थे, 100 ट्रांजेक्शन्स थे, बट हम क्या करते हैं, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वही एनुअल अकाउंट्स के लिए कंसिडर करते हैं। पूरे साल के अंदर सेल्स के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगे, बट सेल्स का टोटल फिगर कितना था पूरे साल का, ठीक है, वही हम क्या करते हैं, एनुअल अकाउंट्स के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एनुअल अकाउंट्स क्या होता है, समराइज रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। ठीक है, अदरवाइज जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, AICPA, इंडिया के अंदर जिस तरीके से ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी तरह से USA के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम AICP है। इंडिया के अंदर जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं उसको USA के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर CPA कहते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। क्या कहते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है उसे इंडिया के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बोला जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बोला जाता है। USCMA का भी डिग्री है। ठीक है, जैसे इंडिया में CMA आप करते हैं वैसे USA के अंदर भी आप CMA का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में नहीं जाएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। AICPA ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है। AICPA ने जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है उसके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी उसने दे दी है। ठीक है, वो एक आप अच्छी डेफिनेशन में कंसिडर कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, अभी जस्ट हम सिंपल वर्ड्स के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज आता है, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन जरूरी है। ठीक है, बुक कीपिंग जो करते हैं उसे बुक कीपर्स बोला जाता है, जो अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, वो अकाउंटिंग करने वाले को हम अकाउंटेंट्स कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे तभी आप एनुअल अकाउंट्स बना पाओगे। ठीक है, जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है वो क्या है, अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग नहीं है। ठीक है, तो जो नॉर्मल अकाउंट्स लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपर्स कहते हैं, बट लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि ये अकाउंटेंट्स है। ठीक है, चलिए, तो ये एक सिंपल हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस था, और भी कई सारे पॉइंट्स है बट वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, समझ में आया? ठीक है, मैं आपके सामने बुक्स का नाम लूंगा, आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि वो आपका जर्नल का पार्ट है या वो लेजर का पार्ट है। समझ में आया? ठीक है, यस, चलिए, जर्नल एंड लेजर उसमें भी डिफरेंस है, जर्नल एंड लेजर है उसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो मैं बुक्स का नाम लूंगा, आपको मुझे बताना है कि वो पार्ट ऑफ द जर्नल है या लेजर है। ठीक है, चलिए, कैश बुक, कैश बुक लेजर, ओके। परचेस डे बुक, परचेस डे बुक लेजर। सेल्स रिटर्न डे बुक, क्या डिफरेंस है जर्नल और लेजर के अंदर? जर्नल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग, यस, फर्स्ट रिकॉर्ड। जिस बुक में फर्स्ट रिकॉर्डिंग होता है उसे हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, और जर्नल के ऊपर से हम लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। अब जर्नल और लेजर में जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल और लेजर में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, क्रम अनुसार। समझ में आया? जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है एनालिटिकल ऑर्डर में। ठीक है, यानी आप ऐसा समझिएगा कि
प्लांट एंड मशीनरी का लेजर है तो उसके अंदर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेजर अकाउंट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो एनालिटिकल ट्रांजेक्शंस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जर्नल एंट्री में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जो लेजर के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका है उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी बुक तो आपका जर्नल है, आपने सब्सिडरी बुक भी पढ़ा होगा, ગુજરાતીમાં જર્નલ એટલે આમનોંધ અને સબસિડરી बुक એટલે પેટાનોંધ, ठीक है। तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी पढ़ा है, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, ठीक है। जर्नल को प्राइमरी बुक बोला जाता है, लेजर को प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले लेजर के अंदर पोस्टिंग करना जरूरी है। जर्नल के ऊपर से आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, जर्नल के ऊपर से लेजर में पोस्टिंग करना पड़ेगा और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, ठीक है। यस, तो ये चीज क्लैरिटी के साथ याद रखिए बच्चों कि जो परचेज डे बुक है, सेल्स डे बुक है, परचेज रिटर्न डे बुक है, सेल्स रिटर्न डे बुक है, जो कैश बुक है, ठीक है, वो सब पार्ट ऑफ द जर्नल है। समझ में आया? किसका हिस्सा है? जर्नल का। बट हाँ, एक क्लैरिटी मैं जरूर दे देता हूं कि कैश बुक ऑल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर, क्योंकि कैश बुक के अंदर जो बैलेंस रहेगा, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करेगा? कैश बैलेंस। तो कैश बुक है वो लेजर का भी पर्पस सॉल्व कर देता है, बट अदरवाइज वो पार्ट ऑफ द जर्नल माना जाता है। तो जो सब्सिडरी बुक्स है, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द जर्नल माना जाता है, ठीक है। जस्ट क्या है? सब्सिडरी बुक जर्नल का स्पेशलाइजेशन है। क्या है? जर्नल का स्पेशलाइजेशन। जैसे परचेज डे बुक, यानी जितना भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है वो परचेज डे बुक में लिखा जाएगा, परचेज डे बुक में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स डे बुक क्या है? तो जितना भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है वो सेल्स डे बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। जितना भी कैश का ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, जितना भी बैंक का ट्रांजेक्शन है वो बैंक बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। जितना भी परचेज रिटर्न्स का ट्रांजेक्शन है वो परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जितना भी सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन है वो सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो जर्नल में देखिए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करने के लिए क्या किया था? जर्नल को स्पेशलाइज पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अदरवाइज जर्नल ओरिजिनली क्या था? तो मान लीजिएगा कि कोई पर्सन है वो अभी अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा जानता नहीं है, ठीक है, तो वो जर्नल के अंदर एंट्री करता था, उसके बाद उसका जो सीनियर आता था, एक्सपीरियंस पर्सन आता था, वो जर्नल के ऊपर से सब्सिडरी बुक्स में और लेजर के अंदर क्या करता था? पोस्टिंग कर देता था, ठीक है। बट आपने पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसका पोस्टिंग करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का जरूरत नहीं है। हमने जर्नल को ही क्या किया? हमने जर्नल को ही स्पेशलाइज कर दिया। समझ में आया? तो जो सब्सिडरी बुक्स है वो अल्टीमेटली क्या है? पार्ट ऑफ द जर्नल है। वो अल्टीमेटली क्या है? पार्ट ऑफ द जर्नल है। कुछ चीजें बच्चों जो 11th-12th स्टैंडर्ड की बुक में होती है ना, वो प्रिंसिपली सही नहीं होती, ठीक है। उसमें कुछ चीजें जो आपने सीखी है, ठीक है, वो चीजें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डिफरेंट होती है, बट थियोरेटिकली आपने 11th-12th के अंदर लर्न कर दिया है, जिसका आज की तारीख में कोई रिलेवेंस नहीं है। कुछ जगह पे तो प्रिंसिपल मिसमैच भी है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ अकाउंट्स के नाम अभी लूंगा, ठीक है, वो अकाउंट्स के नाम के ऊपर से आपको उसका क्लासिफिकेशन बताना है, बट वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको लेजर का भी क्लासिफिकेशन बताता हूं, ठीक है। बच्चों, लेजर का कोई क्लासिफिकेशन आता है ऐसा आपको मालूम है? जर्नल का तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया, क्या? सब्सिडरी बुक्स, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, कैश बुक, उसके बाद जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल बुक भी आता है, बिल्स पेएबल बुक भी आता है, ठीक है, ये सब सब्सिडरी बुक्स में आता है, ठीक है। जर्नल प्रॉपर यानी खास नोट, ठीक है। अब लेजर का क्या कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है? लेजर का कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है? प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेजर का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है।
प्रैक्टिकल लैब के अंदर लेजर का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। लेजर का 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला आता है सेल्स लेजर, और सेल्स लेजर का दूसरा नाम है डेटर्स लेजर। उसके अंदर जितने भी डेटर्स है वो सबके अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, यानी आपने जिन जिन लोगों को क्रेडिट सेल्स किया हुआ है वो सभी का रिकॉर्ड एक ही बुक में किया जाएगा। समझ में आया? उसे क्या बोला जाएगा? डेटर्स लेजर, जिसका दूसरा नाम है सेल्स लेजर, क्योंकि क्रेडिट सेल्स में से ही डेटर्स है वो क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका क्रेडिटर्स का लेजर, ठीक है। डेटर्स किस में से क्रिएट होता है? सेल्स में से, इसलिए डेटर्स लेजर का दूसरा नाम क्या है? सेल्स लेजर। जो क्रेडिटर्स है वो किस में से क्रिएट होता है? परचेस में से क्रिएट होता है। क्रेडिटर्स किस में से क्रिएट होता है? परचेस में से। तो क्रेडिटर्स लेजर के अंदर क्या आएगा? जिन जिन लोगों के पास से आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस किया हुआ है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। इसीलिए क्रेडिटर्स लेजर है उसे परचेस लेजर भी बोला जाता है, ठीक है। और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अलावा बाकी के जितने भी अकाउंट्स है वो जिस लेजर के अंदर ओपन किए जाते हैं उसे जनरल लेजर बोला जाता है। क्या? जनरल लेजर, ठीक है। जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, वो लेजर को भी ये 3 पार्ट के अंदर स्प्लिट कर देती है। कौन से 3 पार्ट? जनरल लेजर, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर में सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के अकाउंट होंगे, उसके अलावा और कोई पार्टी का अकाउंट नहीं होगा। उसके बाद डेटर्स का लेजर होगा जिसके अंदर सिर्फ जो आपके कस्टमर्स है उनके अकाउंट होंगे। और तीसरा आएगा जनरल लेजर, और जनरल लेजर के अंदर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अलावा बाकी के जितने भी अकाउंट्स है वो उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यस, तो ये आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका भी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हम आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप्स के अकाउंट्स है? 3 टाइप्स के अकाउंट है। यस, कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी लेनारने उधारो आपनारने जमा करो, गुजरातीમાં એવું કહેવાય, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये पर्सनल अकाउंट को गुजराती में व्यक्ति खाता बोला जाता है, ठीक है। तो पहला है पर्सनल अकाउंट, दैट मींस व्यक्ति खातु, और उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेनारने उधारो आपनारने जमा करो, ठीक है। सेकंड कौन सा है? रियल अकाउंट। यस, जिसको गुजराती में क्या बोला जाता है? माल मिलकत खातु, ठीक है। और उसका रूल क्या है? यस, गुजराती में क्या बोलते हैं? आवे ते उधार, जाए ते जमा, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट what goes out from the business. Debit what comes in and credit what goes out from the business, ठीक है। यस, थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको गुजराती में उपज खर्च खातु, ठीक है, बोला जाता है। नॉमिनल अकाउंट दैट मींस उपज खर्च खातु। उसके भी रूल्स है। क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, એટલે ડેબિટ ધી એક્સપેન્સીસ એન્ડ લોસીસ, ધેટ મીન્સ જે ખર્ચા અને નુકસાન છે એને ઉધાર કરો, ખર્ચા અને નુકસાન છે એને ઉધાર કરો। એન્ડ સેકન્ડ क्या आएगा? ક્રેડિટ ધી ઇનકમ્સ એન્ડ ગેઇન્સ, ઉપજ અને આવકોને શું કરો? જમા કરો, ठीक है। क्रेडिट ધી ઇનकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। वेरी गुड। अगर हम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट्स आते हैं एंड नेक्स्ट आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ अकाउंट हेड आपके सामने बोलूंगा, आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि वो कहां पे आएगा। दैट मींस पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, या नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। यस, चलिए। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, बराबर, वेरी गुड। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट, ओके। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट रियल, नॉमिनल क्या आएगा? याद करके बताइए, सोच के बताइए। परचेस रियल, परचेस इज कनेक्टेड विद गुड्स, समझ में। और गुड्स रियल अकाउंट होता है, तो वो सेंस में परचेस अकाउंट रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं
उस रीजन से आपके माइंड में एक्सपेंस भी आएगा, समझ में आया, ठीक है। बट गुड्स के सेंस में अगर आप उसे इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, रियल अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सैलरी पेएबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल रियल अकाउंट, और बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल नॉमिनल अकाउंट होता है। देवी हुंडी, चुक रहा हो, देवी हुंडी कोने कहेवाय, यानी देवी हुंडी કયા ખાતામાં આવે, બિલ્સ પેએબલ એટલે દેવી હુંડી, ગુજરાતીમાં દેવી હુંડી કહેવાય, અને બિલ્સ रिसीवेबल એટલે લેણી હુંડી, ठीक है। यस, बताइए बच्चों। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, लेनी हुंडी અને देवी हुंडी, ठीक है। ये दोनों ट्रांजेक्शन, यानी ये जो दोनों अकाउंट्स है, ठीक है, यानी ये जो अकाउंट हेड है दोनों, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स के अंदर गलत क्लासिफिकेशन किया है, मैं इसलिए ये फोकस देके पूछ रहा हूं, समझ में आया, ठीक है। चलिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको क्या कहते हैं, गुजराती में શું કહેવાય, हुंडी। हुंडीना व्यवहारो, ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू बिल्स, ठीक है। आप लोगों ने शायद 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा, ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू बिल्स पढ़ा है 11th-12th में। हुंडीना व्यवहारो आता था टॉपिक ऐसा कि नहीं आता था, यस और नो, यस, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ठीक है, यस। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये कितने तरीके का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स। ये बिल्स को अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, तो कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 पार्ट में, यस। कौन सा, ऐसा किसने सिखाया आपको, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बच्चों, जो सीखने का तरीका होता है, जो सीखने का तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपके सामने ये जो क्वेश्चन है उसके बाद, ठीक है, ये चीज आपको कंक्लूड करवा दूंगा कि जो सीखा है आप लोगों ने, ठीक है, वो प्रैक्टिकली सिर्फ मेमोराइज किया हुआ, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, ठीक है, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है सोसाइटी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। आप ऐसा सोचिएगा कि आपका जो पोजीशन होगा वो मैनेजमेंट लेवल के अंदर होगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक्सपर्ट इन अकाउंट्स माना जाता है, और कॉस्ट अकाउंटेंट को एक्सपर्ट इन कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग माना जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री ये रिकॉग्निशन देती है, तो ये रिकॉग्निशन आपको मिले उसके लिए आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, अदरवाइज आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें मैं आपको पूछ रहा हूं। आप सबने 12th में अच्छा स्कोर किया हुआ है, अच्छा स्कोर किया हुआ है, ठीक है, एंड दैट इज अप्रिशिएबल, बट कुछ चीजें आपको सिस्टमेटिकली सिखाया नहीं जाता। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर भी क्या आएगा वो मुझे मालूम है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो आप एनुअल अकाउंट्स में उसका इफेक्ट कहां पे देंगे, बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड पे, यस। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो उसको आप बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर दिखाएंगे, बराबर। ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है आपने, यस। और क्या ये ट्रीटमेंट सही है, यस और नो, यस, ये ट्रीटमेंट डेफिनेटली सही है, बट उसे सिर्फ एसेट साइड पे क्यों दिखाना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्यों नहीं दिखाने का, ट्रायल बैलेंस में दिया इसके लिए। अगर डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, ठीक है, तो उसे आप कहां पे दिखाओगे, डेप्रिसिएशन એટલે घसारो, पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है, यस। अब बच्चों, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर
डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो उसका एक इफेक्ट आप P&L अकाउंट में भी देते थे और दूसरा इफेक्ट आप बैलेंस शीट के अंदर एसेट में से लेस करके भी दिखाते थे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका एक इफेक्ट आप बैलेंस शीट में भी देते थे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे भी देते थे। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो ऐसे नाइंसाफी क्यों? एक चीज को सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाने का और दूसरे को सिर्फ P&L अकाउंट में दिखाने का, सोचा कभी उसके बारे में? आपको सिखाया क्या गया है मालूम है? ट्रायल बैलेंस में आगे नहीं एक ही इफेक्ट आवे, समझ में आया? जो चीज ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका एक ही इफेक्ट आता है, ऐसा आपको सिखाया है? यस, और वो आपको मेमोराइज करवा दिया गया, वो आपको मेमोराइज करवा दिया गया कि याद रख लो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा, और डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ही आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही इफेक्ट देना है। बट जो कंसेप्चुअल रीजन है वो तो समझाया ही नहीं, समझ में आया? ट्रायल बैलेंस में आपकी जेटले एक इफेक्ट आवे, ठीक है, तो बीजी कही गई सर डबल एंट्री सिस्टम में तो हम दो इफेक्ट देते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो उसके रीजंस है, बट वो रीजंस नहीं सिखाए गए, वो रीजंस नहीं सिखाए गए। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है तो उसके पीछे रीजन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री पास हो चुका है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, समझ में आया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, और बुक्स में अगर एंट्री पास हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो जो ट्रायल बैलेंस में एसेट होगा वो आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला ही होगा, समझ में आया? जो ट्रायल बैलेंस में एसेट होगा वो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही होगा, सिंपल लॉजिक। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख में खरीदा है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, आपने डेप्रिसिएशन का एंट्री पास किया, 10% डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड किया, तो 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। तो आपने एंट्री पास किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब ये जो मैंने एंट्री पास किया उसका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आप पोस्टिंग देखिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो यहां पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। तो अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 90,000। तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सा फिगर आएगा? कौन सा फिगर आएगा? 90,000। तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 90,000 वाला ही फिगर आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में 90,000 का फिगर है, उसका मतलब क्या है? वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन दिया है, उसका मतलब क्या है? एसेट अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, इसलिए हम एसेट में से उसको लेस नहीं करते हैं, और वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर एंड में ट्रांसफर करते हैं, तो सिर्फ ट्रांसफर का एंट्री आएगा, एसेट अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। दैट इज मेन रीजन, दैट इज मेन रीजन, ठीक है। तो ये जो सिस्टमेटिकली आपको लर्न करना है, ठीक है, वो आप कंसेप्चुअली लर्न करना सीखिए। जो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका भी रीजन है। मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन अभी पूछा था, ठीक है, उसमें जब सैलरी पेएबल मैंने आपको पूछा, नॉमिनल अकाउंट आप बता रहे हैं, ठीक है, मैंने बिल्स रिसीवेबल पूछा, आप रियल अकाउंट बता रहे हैं, समझ में आया? बिल्स पेएबल को आप क्या कर रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट बता रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन है, अभी क्लैरिटी नहीं है माइंड में, ठीक है, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिल्स पूछा तो आपने क्या बताया? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ठीक है।
अब मैं सबके आंसर 1 by 1 देता हूं, ठीक है। सैलरी पेएबल नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, सैलरी पेएबल पर्सनल अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, बट सैलरी पेएबल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, बट रेंट रिसीवेबल या तो रेंट पेएबल है तो वो पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वो पर्सनल अकाउंट्स है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल दोनों पर्सनल अकाउंट है। जो डेटर्स होता है उसी में से बिल्स रिसीवेबल क्रिएट होता है, और जो क्रेडिटर्स होता है उसी में से बिल्स पेएबल क्रिएट होता है। सॉरी, जो क्रेडिटर्स होता है उसमें से बिल्स पेएबल क्रिएट होता है, जो डेटर्स होता है उसमें से बिल्स रिसीवेबल क्रिएट होता है। और जो बिल्स का क्लासिफिकेशन है वो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल नहीं है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसका जो 2 कैटेगरीज है वो ट्रेड बिल्स एंड एकोमोडेशन बिल है। व्यापारी हुंडी અને સગવડી हुंडी। समझ में आया? बिल्स का अगर कोई क्लासिफिकेशन पूछे तो वो क्या आएगा? ट्रेड बिल्स एंड एकोमोडेशन बिल्स आएगा। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल नहीं है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल एक्चुअली क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके पास से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस करता हूं, मैं आपके पास से क्रेडिट बेसिस के ऊपर अगर गुड्स परचेस करता हूं, ठीक है, तो मेरे लिए आप कौन हो गए? मैंने आपके पास से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस किया, ठीक है, तो मुझे आपको उस गुड्स का पेमेंट करना है, यस। तो मेरे लिए आप क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। बट आपके लिए मैं कौन हो गया? डेटर्स हो गया, ठीक है। तो मैंने परचेस किया तो आपने सेल किया, यस। तो मेरे लिए आप क्रेडिटर्स, तो आपके लिए मैं कौन? डेटर्स। समझ में आया? अब आपने क्या किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप क्रेडिटर थे, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, वो मैंने एक्सेप्ट किया। तो अब मैं डेटर्स में से किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? बिल्स रिसीवेबल में। समझ में आया? और आप मेरे लिए क्रेडिटर्स में से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बिल्स पेएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एज अ क्रेडिटर आप क्या थे? एज अ क्रेडिटर आप क्या थे? पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? तो बिल्स पेएबल क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट आएगा, ठीक है। एज अ डेटर मैं आपके लिए क्या था? पर्सनल अकाउंट, यस। तो अब बिल्स रिसीवेबल क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है उसमें पर्सनल अकाउंट का 3 फर्दर क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो पहला है पर्सनल अकाउंट, उसका 3 फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहला है नेचुरल पर्संस, दैट मींस ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, राजूस अकाउंट, कृष्णास अकाउंट, वो सब क्या है? नेचुरल पर्संस के अकाउंट है, ठीक है। सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्संस। आर्टिफिशियल पर्संस दैट मींस पर्संस क्रिएटेड बाय लॉ, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अदानी लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, बिरला लिमिटेड, ये जितने भी कंपनीज है वो सभी क्या है? आर्टिफिशियल पर्संस है। समझ में आया? दैट मींस वो नेचुरल पर्संस नहीं है, आर्टिफिशियल पर्संस है। एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्संस में कौन कौन आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्संस में जितने भी रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स है वो सब आ जाता है, ठीक है। आपने गुजराती में ऐसा सुना होगा, देवा અને લેણા હંમેશા વ્યક્તિ પાસે હોય। શું? देवा ने लेना हमेशा व्यक्ति पास से हो, ठीक है। मैं अगर आपके पास से पैसे मांग रहा हूं, ठीक है, तो आपको मुझे पैसे चुकाना है, ठीक है। तो जो रिसीवेबल एंड पेएबल होता है वो ऑलवेज किसमें क्लासिफाई किया जाता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज मैं टेनेंट हूं, आप लैंडलॉर्ड, तो मुझे आपको क्या चुकाना है? रेंट चुकाना है, ठीक है। तो रेंट किसे चुकाना है? लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड की जगह पे मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? रेंट पेएबल अकाउंट। समझ में आया? मुझे चुकाना है, इसके लिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? रेंट पेएबल अकाउंट। तो रेंट पेएबल अकाउंट क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि वो किसे रिप्रेजेंट करता है? लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को रिप्रेजेंट करता है। मुझे अगर आपको सैलरी चुकाना है तो सैलरी किसे चुकाना है? एम्प्लॉय को चुकाना है, ठीक है। बट एम्प्लॉय की जगह पे मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? सैलरी पेएबल अकाउंट। अगर मैंने ए लिमिटेड के पास से, मान लीजिए मैंने ए लिमिटेड के पास से गुड्स खरीदा, ठीक है, तो मैं एनडी क्या पास करूंगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड अकाउंट।
मैं परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट भी कर सकता हूं, बट क्रेडिटर को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। परचेस किसके पास से किया था? ए लिमिटेड के पास से, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड अकाउंट। समझ में? अब ए लिमिटेड मेरा क्रेडिटर से है, यस, बट मैंने क्या किया, उसको स्पेसिफाई करके उसके नाम से मैंने क्या किया, अकाउंट बनाया। ठीक है, तो मुझे जिसे पेमेंट करना है, ठीक है, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोई और नाम से। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो 10,000 का मैं लेजर थोड़ी बनाऊंगा, मैं 10,000 एम्प्लॉय का लेजर नहीं बनाऊंगा। समझ में आया? तो वो 10,000 एम्प्लॉयज को मुझे जो पेमेंट चुकाना है वो मैं एक सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, और वो अकाउंट कौन सा है? सैलरी पेएबल अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, तो ऑलवेज ये बात याद रखेगा कि जितने भी पेएबल्स होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, वो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। 11th स्टैंडर्ड की बुक में शायद बिल्स रिसीवेबल है, उसे रियल अकाउंट बना बताया है, बिल्स पेएबल को पर्सनल अकाउंट बताया है। ठीक है, ऐसा कुछ मिसमैच है, बट उसका कंसेप्चुअल मीनिंग में क्लैरिफाई कर देता हूं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट ही होता है, और बिल्स पेएबल है वो भी पर्सनल अकाउंट ही होता है। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से इंटरप्रेट करके दिखाते हैं कि बिल्स रिसीवेबल हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे दिखाते हैं, इसके लिए वो रियल अकाउंट है। समझ में आया? इसलिए वो रियल अकाउंट है, बट एसेट साइड पे तो हम डेटर्स को भी दिखाते हैं, एसेट साइड पे तो हम डेटर्स को भी दिखाते हैं, करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स को दिखाते हैं। यस, तो क्या डेटर्स रियल अकाउंट हो गया? नहीं, डेटर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, यस। अब बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बीच में। ये जो पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या लगता है आपको? या तो जो भी डिफरेंसेस है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, वो आप हाईलाइट कीजिए, मैं उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। यस, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसका अगर आप नेचर स्टडी करोगे तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको मिलेगा। वो क्या है? अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चीज सही है, ठीक है, और कुछ? यस, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स है। ठीक है, अब उसमें से जो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट है वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट नॉमिनल अकाउंट्स कभी भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो सबको क्लोज करके इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? इनकम स्टेटमेंट में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट या तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट कभी भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, रियल अकाउंट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉमिनल अकाउंट्स को ईयर एंड में क्लोज करके ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहां पे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब अकाउंटिंग के अंदर मैं कुछ चीजें आपको पूछ रहा हूं, ठीक है, उसका भी आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक, आखरनो स्टॉक, उसका वैल्यूएशन आप कैसे करते हैं? कुछ सिखा था, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर करते हैं। यस, ऐसा क्यों करना है हमें? सही करते थे, गलत नहीं करते थे, बट एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ऐसा हम क्यों करते थे? कोई कंसेप्ट या तो कन्वेंशन हमें ये करने के लिए कहता है बच्चों?
सही कर रहे हैं, मना नहीं कर रहा हूं। एट कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वही कंसिडर किया जाता है। बट क्यों ऐसा करना है, वाई? ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। यू विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट अगर बेसिक चीजें नहीं जानता तो क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कोई नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर कॉस्टिंग में कोई नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, ठीक है, जो आपको क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। अभी तो मैंने बेसिक, अभी मैंने पढ़ाना तो शुरू नहीं किया, आपने जो पढ़ा है उसका मैं क्लैरिटी आपको दे रहा हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है? इंटरएक्टिव सेशन। और ये सेशन का पर्पस क्या है कि हमने पास्ट में जिस तरीके से पढ़ा है वैसे अब फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करना है। हमें कोई भी चीज कंसेप्चुअली लर्न करना है, और जब आप आंसर दे तो आपके आंसर में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, समझ में आया? प्रोफेशनल अगर कोई ओपिनियन देता है तो उसके ओपिनियन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा तो आपका कस्टमर आपकी एडवाइस के ऊपर भरोसा कैसे करेगा? आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर डरते हुए आपको दवाई दे रहा है, ठीक है, तो क्या आप खाओगे? नहीं, आपके माइंड में क्या आएगा? ये उसको तो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और मुझे कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सोचोगे कि नहीं सोचोगे? यस, ठीक है। तो ये जो आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया, ठीक है, वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये किया जाता है, ठीक है। ऐसा हमें क्यों करना है, याद है बच्चों? नहीं चलेगा ऐसा। हम एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, यस, हमें हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल अकाउंट्स बनाने चाहिए। ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है अकाउंट्स से? हर एक पीरियड के लिए हमें एनुअल अकाउंट्स बनाना चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट कहता है? क्यों बनाते हैं? साल पूरा हो गया, एनुअल अकाउंट्स बनाओ। हमारा जो बैलेंस शीट है वो किस कंसेप्ट के ऊपर से इंस्पायर्ड हुआ है? सिचुएशन ऑफ, आपने धंधाની आर्थिक स्थिति जानो। वो तो आप उसका पर्पस बता रहे हैं कि बैलेंस शीट से हमें फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, समझ में आया, ठीक है, वो आप उसका पर्पस बता रहे हैं, ठीक है। बट बैलेंस शीट किसके, यानी किस कंसेप्ट के ऊपर से इंस्पायर्ड है, किस कंसेप्ट को बेस लेके बनाया जाता है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। चलो एक और आंसर आया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ओके। और कोई आंसर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस कंसेप्ट के ऊपर से इंस्पायर्ड हुआ है? क्या आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग याद है बच्चों? मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड मेथड ऑफ बुक कीपिंग। सुनाम जी बेटा, तारू दिया, यस, डू यू नो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग? फाउंडेशन, उसका मीनिंग क्या होता है? बेस होता है, समझ में आया? कोई भी बिल्डिंग बनती है तो आपने देखा है उसका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग बनाया जाता है। बिल्डिंग बनने के बाद फाउंडेशन दिखाई नहीं देता, ठीक है, बट जितना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा उतना स्ट्रांग क्या होगा? बिल्डिंग का लाइफ होगा बच्चों, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो डेफिनेशन में आता है ना, वो आर्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइज स्किल। अकाउंटिंग लिखने का एक तरीका है, जिस तरीके से साइंस के रूल्स होते हैं उसी तरह से अकाउंट्स के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। और वो अकाउंट्स के रूल्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ गुजरात में फॉलो होते हैं या इंडिया में फॉलो होते हैं, नहीं, अकाउंट्स के रूल्स यूनिवर्सल है, समझ में आया? आप इंडिया में
चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, यूएसए में चले जाइए, रशिया में चले जाइए, या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में चले जाइए, एसेट का डेबिट बैलेंस ही मिलेगा, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस ही आपको मिलेगा। समझ में आया? इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस ही मिलेगा आपको। ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के अंदर आप चले जाइए। तो अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट है, कुछ रूल्स है, कन्वेंशंस है, ठीक है, तो वो सब यूनिवर्सल है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा ही अकाउंटिंग बना दिया है। ठीक है, और अकाउंटिंग आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा एडवांस हो चुका है बच्चों। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मुझे एनुअल अकाउंट्स बनाना आ गया है, ठीक है, तो मुझे सब कुछ आ गया, बट एनुअल अकाउंट्स आपने जो 11th या तो 12th में सीखा है वो इंट्रोडक्टरी लेवल है, अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी बाकी है। तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ पढ़ेंगे। कोई आपको पूछेगा तो क्या आंसर दोगे? कंपनी का डायरेक्टर ने आपको पूछा कि हमारा कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, मार्केट प्राइस 90,000 रुपया है, तो हमें 90,000 क्यों लेना है, खरीदा तो हमने 1 लाख में, तो क्या आंसर दोगे आप उसको? आप लोगों को क्वेश्चन, देखो माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए, समझ में आया? ठीक है, अगर कोई चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक आप हमेशा याद रखिए। समझ में आया? अभी वो स्कूल वाला फीलिंग, जो जो स्कूल वाला जो आपका टीचिंग है, देखो स्कूल में आपको टीचर ने क्या सिखाया, इसको ए कहते हैं, लॉजिक पूछा आपने, सर इसको ए ही क्यों कहते हैं और कुछ क्यों नहीं कहते? समझ में आया? वहां पे लॉजिक का जरूरत नहीं था, क्योंकि इसको ए ही बोला जाता है। ठीक है, अब बनाने वाले ने उसको ए नाम दे दिया है, ठीक है, और वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे इसे ए के नाम से ही जाना जाएगा, तो वहां पे लॉजिक ढूंढने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है, बनाने वाले ने ये नाम दे दिया था, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, और अकाउंटिंग में रूल्स बनाए हैं, ठीक है, तो उसके लिए रीजंस भी बनाए गए हैं। ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है एक्सपेंस और लॉस में? मतलब खर्चे, और लॉस मतलब जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, गुड्स सोल्ड किए, वो अपने को वापस नहीं मिलने वाली अमाउंट। ओके, और कोई आंसर? एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है बच्चों? एक्सपेंस प्रॉफिट करने के लिए करते ओके, एक्सपेंस प्रॉफिट करने के लिए करते हैं, और लॉस हो जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा आंसर नहीं। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस? यस बच्चों, जब आप एक्सपेंस इंकर करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप कोई बेनिफिट रिसीव करते हैं। जैसे कि आपके पास 100 रुपीज है, आप स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने 100 रुपीज दिया और सामने 100 रुपीज का नोटबुक लिया। ठीक है, तो जो आपने अमाउंट स्पेंड किया उसके अगेंस्ट में आपने बेनिफिट रिसीव किया, नोटबुक लिया। आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने आपको चेक किया, आपको दवाई दिया, समझ में आया? तो आपको जो आपने जो कंसिडरेशन दिया डॉक्टर को, मान लीजिए 200 रुपीज दिया, तो उसके अगेंस्ट में आपको मेडिकल एडवाइस मिला, समझ में आया? हेल्थ अच्छा करने के लिए उसने मेडिकल एडवाइस दिया, दवाई लिख के दिया आपको, समझ में आया? ठीक है, तो उसे आप एक्सपेंस कहेंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग। एंड लॉस का मतलब क्या होता है? आपने सामने कुछ रिसीव नहीं किया, आप 100 रुपीज घर से लेके जा रहे थे और रास्ते में गिर गए, तो वो लॉस हो गया, 100 रुपीज चला गया, सामने कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस रहता है एक्सपेंस एंड लॉस में। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज समझा दिया, वो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब लॉसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको रीजन पूछा था कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो बेस पे हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्यों करते हैं? ठीक है, कौन ऐसा कहता है हमें करने के लिए? तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम प्रूडेंस है। क्या है? प्रूडेंस, और उसको गुजराती में क्या बोला जाता है? रूढ़िचुस्तता। गुजराती मायने શું કહેવાય? रूढ़िचुस्तता।
ठीक है। और कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, प्रूडेंस क्या कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस दिखाई देता है, ठीक है, तो उसका प्रोविजन कीजिए, उसे रिकॉग्नाइज कीजिए। बट अगर फ्यूचर में कोई गेन दिखाई दे रहा है तो वो जब तक रियलाइज ना हो तब तक उसे रिकॉग्नाइज मत कीजिए। कंजर्वेटिज्म या तो प्रूडेंस को सिंपल वर्ड्स में आप अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड लॉसेस आर कंसिडर्ड बट एक्सपेक्टेड गेन्स आर नॉट कंसिडर्ड। समझ में आया? अगर फ्यूचर में कोई लॉस दिखाई देता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, उसके लिए हम प्रोविजन करेंगे। बट अगर फ्यूचर में कोई गेन हम एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेड गेन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। गेन जब तक रियलाइज नहीं होता तब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये जो अकाउंटिंग का जो कन्वेंशन है, प्रूडेंस या तो कंजर्वेटिज्म, वो ये कहता है। और कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस को बेस लेके ही हम क्या करते हैं, ये जो एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर है वो कंसिडर करते हैं। इवन जो अकाउंट्स के अंदर हम प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, वो भी किसके बेस पे करते हैं, कंजर्वेटिज्म या तो प्रूडेंस को बेस लेके करते हैं। ठीक है। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है, वो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड है, ऐसा हम मानते हैं। बट बिजनेस के लाइफ को आपको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहिए और वो पार्ट्स का आपको वो पार्ट्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आपको उसका ऑपरेटिंग रिजल्ट जानना चाहिए, उसका फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए करेक्टिव एक्शंस ले सके। ठीक है। तो जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, दैट मींस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और वो पार्ट्स के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए। और वो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को एनुअल बेसिस पे कंसीडर किया गया और जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको एनुअल बेसिस में क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है। कुछ पीरियड में यानी मंथ्स में डिफरेंस है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं, अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं। डेवलप कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, वहां पे कैलेंडर ईयर वो लोग फॉलो करते हैं, यानी जनवरी टू दिसंबर फॉलो करते हैं। बट वो पीरियड क्या है, 12 महीने का ही है। इंडिया में क्या है, अप्रैल टू मार्च हम फॉलो करते हैं। पहले गवर्नमेंट मार्च टू फरवरी फॉलो करती थी। ठीक है, गवर्नमेंट का ईयर कौन सा होता था, मार्च टू फरवरी होता था। ठीक है। बट जो कॉमर्शियल एंटिटीज है वो सबके लिए अप्रैल टू मार्च यूनिफॉर्म है। हर एक कंपनी को यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है और इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी, टैक्सेशन पर्पस के लिए भी आपको यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का एनुअल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जो हमारा बैलेंस शीट है वो किसके ऊपर से इंस्पायर्ड हुआ है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एसेट्स is equal to assets is equal to equity plus liability। समझ में आया? assets is equal to equity plus liability, या तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं assets is equal to capital plus liabilities। इक्विटी का मीनिंग कैपिटल ही होता है। समझ में आया? ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर से इंस्पायर्ड हुआ है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इंकर किया है उसे रेवेन्यू के साथ आप मैच कीजिए, ताकि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितना नेट प्रॉफिट्स अर्न किया है या तो आपने कितना लॉस इंकर किया हुआ है वो आपको पता चले। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हमने इंकर किए हैं उसको रेवेन्यू के साथ हमें मैच करना है। ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर कंसेप्ट बनाए गए हैं, कन्वेंशंस बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है। और उसी के बेस पे अकाउंटिंग होता है बच्चों। अगर वो अकाउंटिंग या तो रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे, वो प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अकाउंटिंग कभी सीख नहीं पाओगे, सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाएगा। ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल। 3 फ्रेंड्स हैं, वो होटल में खाना खाने के लिए गए और तीनों ने खाना खाया। बिल आया 30 रुपीज। कितना आया, बिल आया 30 रुपीज। अब अमाउंट के ऊपर फोकस मत कीजिए, सब 10 रुपए में खाना कहाँ पे मिलता है,
मान लीजिए ऐसा, समझ में आया? सर चाय नहीं मिलती, वो सब आप कैलकुलेशन अभी दिमाग में मत लाइए, ठीक है? ऐसा सोचिएगा कि 10 रुपए में खाना मिलता है, ठीक है? तो 3 फ्रेंड्स होटल में गए, तीनों ने खाना खाया, 30 रुपीज बिल आया, सबने 10-10 रुपया निकाल के दिया, और वेटर वो 30 रुपीज लेके मैनेजर के पास गए, मैनेजर ने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, 25 रुपया काटा और 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, और 5 रुपया वेटर को दिया कि जाओ वो 3 लोगों को दे दो। अब वेटर क्या सोचता है कि 5 रुपया 3 लोगों में कैसे बांटूंगा, ठीक है? तो वो 2 रुपए का कमीशन ले लेता है, ठीक है? और 3 लोगों को जाके वो 1-1 रुपया दे देता है, समझ में आया? यस। अब तीनों ने कितना रुपया दिया था? 10 रुपया दिया था, यस। तीनों को 1-1 रुपया वापस मिल गया, यस। तीनों के लिए नेट कॉस्ट कितना हुआ? 9 रुपीज। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27 रुपीज। 2 रुपया वेटर ले गया, 27 + 2 29। अब हिसाब तो 30 का होना चाहिए, तो 1 रुपया कहां गया? बाउंसर आया ना, समझ में आया? ये क्वेश्चन मुझे जब इंटरव्यू फेस करने के लिए गया था तो एक सीनियर पर्सन ने पूछा था, और जिसने इंटरव्यू पूछा था, यानी जिसने क्वेश्चन पूछा था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कॉस्ट अकाउंटेंट था, और एमबीए भी किया था, और 15 साल का एक्सपीरियंस था। और मैंने सीए फाइनल की एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू दिया था, तब 1.5 घंटे मेरा इंटरव्यू चला था, और उसने मुझे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था। आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने वो पहली बार सुना था, ठीक है? और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सर ने क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है? तो ऐसे 1.5 घंटे में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था। तो पहले उन्होंने ये जो क्वेश्चन पूरा कर दिया कि 1 रुपया कहाँ गया, तो मैंने बोला सर आपने जो बोला, ठीक है, वो एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि कुछ समझने में अगर गलती हुआ है, ठीक है, तो मैं वो करेक्ट कर लूं। तो उन्होंने बोला कि 3 फ्रेंड्स थे, होटल में खाना खाने के लिए गए, 30 रुपीज बिल आया, तीनों ने 10-10 रुपया दिया, ठीक है? उसके बाद वेटर वो 30 रुपीज लेके मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। वेटर ने सोचा 5 रुपए 3 लोगों के बीच में कैसे डिवाइड करूंगा, 2 रुपया उसने अपनी जेब में रख दिया, और 3 रुपया जो बाकी बचा वो सबको 1-1 रुपया वापस कर दिया। सबने 10 रुपया दिया था, 1 रुपया वापस आ गया, सबका कितना हुआ? 9 रुपीज। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27। 2 रुपया वेटर ले गया, तो 27 + 2 कितना हुआ? 29। तो हिसाब 30 का मैच क्यों नहीं हो रहा? 1 रुपया कहां गया? समझ में आया? कहां गया 1 रुपया? और उसके बाद उसने मुझे क्या बोला मालूम? इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आप 1 रुपए का जो घाटा आ रहा है, ठीक है, वो ढूंढ के बताइए। और उसके बाद उसने मुझे कमेंट किया मारा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अकाउंट्स को अच्छी तरह से जानते हैं, वो लॉस को प्रॉफिट में, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना जानते हैं, ठीक है? तो आप है तो मुझे ये लॉस रिकवर करके बताइए, ढूंढ के बताइए, ठीक है? क्वेश्चन टेक्निकल था, जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन सुनने के बाद मैंने उसको कुछ सेकंड के बाद मैंने उनको रिप्लाई किया कि सर ये जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है वो कैलकुलेशन करने का तरीका गलत है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं किया जाता, ठीक है? जो 30 रुपीज का हिसाब है वो मैच कैसे किया जाता है? तो तीनों ने 10-10 रुपए के हिसाब से 30 रुपीज दिया था, यस। मैनेजर ने 25 रुपया लिया, यस। 5 रुपया वेटर को वापस किया था, वेटर ने अपने पास 2 रुपया लिया, यस, और तीनों को 1-1 रुपया वापस ले लिया। तो हिसाब कैसे किया जाता है 30 रुपीज का? मैनेजर के पास 25 रुपया गया, 2 रुपया वेटर के पास गया, और 25 और 2 27 हुआ, और 3 रुपया 1-1 करके रिटर्न कर दिया। ऐसे 30 रुपीज का हिसाब होता है। 25 + 2 + 3, तो ऐसा 30 रुपीज का हिसाब होता है, ठीक है? आप जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं उस तरीके से हिसाब नहीं होता, ऐसा मैंने उनको समझाया। नहीं माने वो मेरी बात, मैं जो बोला हूं वो सही है, 1 रुपए का घाटा क्यों हो रहा है तो मुझे ढूंढ के बताओ, ठीक है? मैंने दोबारा सेम चीज बताया सर, 25 + 2 + 3 यही तरीका होता है। आप जो तरीका बता रहे हैं कैलकुलेट करने का वो गलत है, ठीक है? नहीं माना, फिर भी नहीं के घाटा तो आ ही रहा है, तो मैंने क्या किया, दूसरा आंसर दिया। सर 1 रुपए का घाटा नहीं हो रहा है,
₹2 का फायदा हो रहा है। तो कि कैसे हो रहा है? मैंने बोला तीनों ने 10-10 रुपया दिया था, तो कि हाँ। मैंने बोला तीनों को 1-1 रुपया वापस मिल गया, तो कि हाँ। मैंने बोला तीनों के लिए नेट कितना हुआ? 9 रुपीस। यस, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 रुपीस, और तीनों को 1-1 रुपया वापस मिला। 27 प्लस 30, सॉरी 27 प्लस 3 30 रुपीस। तो वेटर 2 रुपया कहां से ले गए? क्या बोला मैंने सर को? मैंने जो आंसर दिया ना, वो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसके लिए बाउंसर हो गया। अरे भाई क्या बोल डाला आपने, ठीक है। वो मेरे को बोलता है भाई फिर से बताओ। मैंने बोला फिर से बताता हूँ, ठीक है। तीनों फ्रेंड थे, तीनों ने 10-10 रुपया दिया। यस, तीनों को 1-1 रुपया वापस मिल गया। तीनों के लिए नेट कॉस्ट कितना हुआ? 9 रुपीस। 9 रुपीस मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ? 27 रुपीस। यस, 3 रुपया वापस मिला एक एक करके। वो 3 ऐड करो, 27 में 3 ऐड करोगे तो कितना होगा? 30 रुपीस। तो वेटर 2 रुपया कहां से ले गया? समझ में आया? और वेटर 2 रुपया ले गया तो हिसाब 32 का होना चाहिए ना। समझ में आया? तो वो खुश हो गया कि भाई मजा आ गया आपके साथ। समझ में आया? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? ठीक है, इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड बोला जाता है। समझ में? अगर सामने वाला कन्विंस नहीं हो रहा है तो उसको भी कंफ्यूज कर दे रहा है। समझ में? सामने वाला कन्विंस, मैं हिसाब बराबर बता रहा था, 25 प्लस 2 प्लस 3, ऐसा ही 30 रुपीज का हिसाब आता है, बट वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, मैंने उसको कर दिया। समझ में आया? ठीक है। तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो आज की जनरेशन को या तो आज के अकाउंटेंट्स है उनको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। उसका एक रीजन क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आप में से किसी ने टैली अगर सीखा हुआ है तो टैली के अंदर, ओके जाना है आपको? ओके ठीक है। तो जो आज की जनरेशन है, अब देखिए सॉफ्टवेयर आते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसके ऊपर से लेजर के अंदर पोस्टिंग करना, उसके बाद सिखाया ऐसे जाता है स्कूल के अंदर के ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, ऐसा आपने 11th-12th में सीखा होगा। बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर के अंदर पोस्टिंग होता है, ईयर एंड होता है तो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास किया जाता है, और उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके ऊपर से एनुअल अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको जितने भी लेजर थे उसको क्लोज करना पड़ता था, तब जाके बैलेंस निकलता था। ठीक है, तो पहले ये सब मैन्युअली होता था। समझ में आया? पर्सन मैन्युअली करते थे, बट अभी क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए। आप टैली में एक एंट्री डालोगे तो उसका इफेक्ट P&L एंड बैलेंस शीट तक चला जाएगा। समझ में आया? तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का प्रैक्टिस ही नहीं रहा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आता है लोग समझ ही नहीं पाते। समझ में आया? तो जब तक प्रोसेस को आप नहीं जानोगे तब तक आप उसका क्लैरिटी दिमाग में नहीं बिठा पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, क्या बताया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मैंने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऐसे दो वर्ड्स बोले। अगर आप AICPA ने जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो रिकॉल करेंगे तो उसने क्या बोला है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in terms of money the transactions and events which are at least of financial character and interpreting the results thereof. ऐसा डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में क्या डिफरेंस है? मैं किसे ट्रांजैक्शन कहूंगा, किसे इवेंट्स कहूंगा? सोचा है कभी? ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के अंदर जो एक एक वर्ड यूज किया हुआ है वो हर एक का मीनिंग है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट वर्ड यूज किया हुआ है, साइंस क्यों नहीं किया? सर हम तो कॉमर्स में, कॉमर्स यूज करना चाहिए, अकाउंटिंग इज कॉमर्स।
ठीक है, नहीं, उन्होंने कॉमर्स भी सिलेक्ट नहीं किया, साइंस भी सिलेक्ट नहीं किया, आर्ट सिलेक्ट किया हुआ है। यस, आर्ट क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? आर्ट के लिए क्या जरूरी है? स्पेशलाइज स्किल जरूरी है, समझ में आया? सिंगर के का जो सिंगर होता है उसके पास स्पेशलाइज स्किल क्या होती है? वो अच्छी तरह से गा सकता है। जो आर्टिस्ट होता है वो आर्टिस्ट अच्छी तरह से पेंट कर सकता है, आर्ट कर सकता है, समझ में आया? तो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों के पास क्या होता है? स्पेशलाइज स्किल होता है, वो वर्क को एग्जीक्यूट करने का। आर्टिस्ट का मतलब क्या होगा? वो पर्सन के पास स्पेशलाइज स्किल होता है, वो आर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। अकाउंटेंट के पास स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, समझ में आया? इसलिए ये आर्ट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, क्या डिफरेंस है उसके अंदर? ट्रांजेक्शंस इंक्लूड्स, ओके, और कुछ? दिया ने बताया अभी कि ट्रांजेक्शंस इंक्लूड्स मनी, ऐसा क्यों लगता है आपको? और इवेंट्स के अंदर मनी नहीं इंक्लूड होता बच्चों? ओके, तो आप मुझे एग्जांपल दीजिए, क्या है ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स का एग्जांपल? इवेंट्स में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्कशन। और कुछ बताइए। चलिए, मैं एक बहुत सिंपल आपके सामने सिचुएशन रखता हूं, ठीक है? आप प्लांट एंड मशीनरी के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं। तो मुझे गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। मैं आपके पास से प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूं। मैं आपके पास से प्लांट एंड मशीनरी खरीदता हूं, उसका मतलब आप मुझे प्लांट एंड मशीनरी बेचते हैं। यस, मैं और आप क्या अलग अलग पर्सन है? यस, तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो मैं उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। यस, आपने प्लांट एंड मशीनरी बेचा तो आप अपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड करोगे। यस, समझ में आया? यस, मान लीजिए और एक एग्जांपल, मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया। मान लीजिएगा कि मैं कंसल्टेंट हूं, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या तो एडवोकेट हूं और आप बिजनेसमैन हैं, और मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया। तो मैंने सर्विस प्रोवाइड किया तो आपने सर्विस रिसीव किया। यस, आप मुझे मेरा कंसल्टेशन फीस पे करोगे। यस, तो वो कंसल्टेशन फीस आपके लिए एक्सपेंस हुआ। यस, मेरे लिए वो इनकम हुआ। यस, तो कंसल्टेशन फीस को आप अपने बुक्स में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, मैं उसे अपने बुक्स में एज अ इनकम रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो मैंने पहले मशीनरी का सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन बताया, दूसरा सर्विस रेंडर किया, रिसीव किया, उसका एग्जांपल बताया। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि ट्रांजैक्शन में दो पर्संस इन्वॉल्व होते हैं, समझ में आया? यू आर ट्रांजैक्टिंग विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट मींस एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, तो जब कोई एक्टिविटीज के अंदर दो पर्संस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूं, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, जस्ट समझा रहा हूं। तो जो परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, वो सबको हम ट्रांजैक्शंस में क्लासिफाई करते हैं, समझ में? यस, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके पास से प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। यस, आपने प्लांट एंड मशीनरी बेचा, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी बेचने का एंट्री अपने बुक्स में किया। यस, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, अपने बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसका एंट्री पास किया। अब वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसका एंट्री क्या आपके बुक में आएगा? किसकी बुक्स में आएगा? मेरी बुक्स में आएगा, समझ में आया? तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इवेंट हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया? मैंने गुड्स आपके पास से परचेस किया, तो आपने गुड्स सेल किया। यस, तो वो सेल ऑफ गुड्स आपके लिए है, मेरे लिए वो परचेस ऑफ गुड्स है, दोनों के बुक्स में उसका एंट्री आया। बट अब वो गुड्स फायर के अंदर डिस्ट्रॉय हो गए, अब वो गुड्स फायर के अंदर डिस्ट्रॉयड हो गया, जल के खाक हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला, समझ में आया? तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा, मुझे तो लॉस हुआ। यस, बट मैं उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकता, उसको मैं क्या बोलूंगा? इवेंट बोलूंगा, समझ में आया? क्योंकि उसका इफेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहा है, समझ में आया?
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के बीच में, ठीक है। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो हमें मेमोराइज करनी है, समझनी है कंसेप्चुअली, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने कुछ गलत सीखा है, आपने सीखा है, सभी अच्छा सीखा है, ठीक है। आपने ये सीखा के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर वो बेस पे किया जाता है, तो वो गलत नहीं सीखा, सही सीखा है। मैंने उसके अंदर एक चीज ऐड करवा दिया जो आप भूल चुके थे कि वो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या तो प्रूडेंस के हिसाब से करते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको मैं रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। जो कनेक्शन छूट गया है उसे मैं क्या कर रहा हूं, फिर से जोड़ रहा हूं, समझ में आया, ठीक है। आप ऐसा सोचिएगा कि ट्रेन दौड़ानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सब पटरियों को जोड़ना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर ट्रेन दौड़ सकती है, समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है, वो जो पटरिया है उसको हम जोड़ रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। मैं कुछ नया सिखाऊं, समझ में आया, मैं कुछ नया सिखाऊं, ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो सीखा है वो कितना सीखा है उसका क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बहुत सिंपल एक चीज समझिएगा कि एक ग्लास है, उसके अंदर गंदा पानी है, मिट्टी वाला पानी है, और दूसरा है उसके अंदर एकदम साफ पानी है, ठीक है। अब मैं मिट्टी वाले के अंदर साफ पानी डालूंगा तो क्या होगा, वो गंदा ही दिखेगा, समझ में आया, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो गंदा पानी निकाल देना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसके बाद में साफ पानी डालूंगा, ठीक है, तो वो साफ रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मीनिंग है कि आपने जो पास्ट में लर्न किया हुआ है उसमें जहां जहां पे भी कंसेप्चुअल मिसमैच है, कंसेप्ट मिसिंग है, मैं वो चीज क्या करूंगा, वो गैप में फुलफिल कर दूंगा। तो आपने जो सीखा है वो कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ मेमोराइज हो जाएगा, समझ में आया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझ में आया बच्चों। लाइफ के अंदर कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है कि अब हमें जो लर्न करना है, ठीक है, वो कंसेप्चुअली ही लर्न करना है, समझ में आया। और मैं कभी भी ऐसा नहीं सिखाऊंगा, ये एंट्री रट्टा लगा लीजिए, समझ में आया, कल पूछूंगा, समझ में आया, मैं ऐसा नहीं पूछूंगा, मैं एंट्री आपको समझाऊंगा। कोई चीज अगर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसके रीजंस है, समझ में आया। मैंने आपको और एक क्वेश्चन आज पूछा था, क्या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग पूछा था ना क्वेश्चन मैंने आपको। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग क्या है, अभी तक आंसर नहीं दिया आपने मुझे। यस, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, समझ में आया। उसे क्या बोला जाता है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल सिस्टम के अंदर इनकम अर्न होता है तो वो रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, भले कैश आपको नहीं मिला है तो भी, और एक्सपेंसेस इंकर किया है तो उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, भले आपने चुकाया नहीं है तो भी, ठीक है। इनकम अर्न का मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव इनकम एस्टैब्लिश हो गया, यस, तो मैं उसे इनकम के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर दूंगा, भले मुझे आपके पास से अभी पैसा नहीं मिला तो भी। और एक्सपेंसेस इंकर का मतलब क्या होता है, मेरा ऑब्लिगेशन पेमेंट का अराइज हो गया, मुझे आपको चुकाना है तो मैं उसे एज ए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दूंगा, भले मैंने आपको एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है तो भी। तो वो सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अक्रूअल सिस्टम। और अक्रूअल सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, मर्केंटाइल सिस्टम। क्या है उसका दूसरा नाम, मर्केंटाइल सिस्टम, ठीक है। अक्रूअल या तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड आता है कैश सिस्टम, और कैश सिस्टम में क्या होता है, इनकम कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब कैश एक्चुअली मिलता है तब, और एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब कैश एक्चुअली आप पे करते हैं तब। तो ये जो दो है, मर्केंटाइल सिस्टम एंड कैश सिस्टम, वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, दैट मींस मेथड ऑफ अकाउंटिंग। और मेथड ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, मेथड ऑफ बुक कीपिंग दैट मींस सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, वो क्या हो गया, मेथड ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस नहीं मालूम होता है कि मेथड ऑफ बुक कीपिंग क्या है और मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, समझ में आया। फ्यूचर में आपको कोई पूछे मेथड ऑफ बुक कीपिंग तो क्या बताने का, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम,
इवन देसी नामा सिस्टम है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, भले प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो क्या बोलना है, मर्केंटाइल या तो अक्रूवल सिस्टम एंड कैश सिस्टम। समझ में आया? तो ये सब आपका 11 का जो बेसिक्स था वो मैं रिकॉल करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंसेप्चुअली आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? और कंसेप्चुअली ही लर्न करना है और उसको मेमोराइज रखना है लाइफ टाइम तक, ये आप याद रखना, ठीक है। आज मैंने जो बेसिक डिस्कशन किया आपके साथ उसमें कोई डाउट है आप लोगों को बच्चों? एनीवन? मजा आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है। आज का लेक्चर इंटरेक्टिव इसके लिए रखा ताकि हमारा जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो डेवलप हो। मेरे लिए आप नए हैं, आपके लिए मैं नया हूं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि लाइफ में आपने जो प्रीवियस जहां पे लर्निंग किया है वहां पे टीचर का कुछ एटीट्यूड ऐसा होता है कि सर पूछना, उनसे कुछ पूछना यानी डर लगता था हमें। समझ में आया? ठीक है। तो लेट मी क्लैरिफाई के आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे बताइए बच्चों, ठीक है। और अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है और मैं भले यहाँ पे 2 या 3 टॉपिक लेता हूं, ठीक है, आपकी बैच में, बट पास्ट में मैंने 12 साल फाउंडेशन का जितना भी स्टूडेंट्स था सबको मैंने ही पूरा अकाउंट्स पढ़ाया है। समझ में? इंटरमीडिएट के भी जितने स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने पूरा अकाउंट्स पढ़ाया है, फाइनल के भी जितने स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने पूरा अकाउंट्स पढ़ाया है, ठीक है। तो अकाउंट्स में आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, भले मैंने उसको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। कोई भी जगह पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, यू कैन आस्क मी। समझ में आया? ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ, एश्योरेंस आपको देता हूँ, ठीक है। और आप अच्छी तरह से पढ़े और आपको प्रोफेशनल लाइफ में खूब सफलता मिले, ठीक है। दैट मीन्स अच्छी सफलता मिले। माँ सरस्वती जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है, और आपका जीवन सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अकाउंट्स को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। यस, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है। टेक केयर एवरीवन एंड वी विल मीट वेरी सून, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।